पाच मिनिट बाकी आहे. हो लावले आधीच लावले. मला ते हँडल करता येत नाही ना म्हणून आणलं. त्याच्यावर सवय आहे का? याच्यावरच हा तेच करतात आता. तुम्ही जॉईंट होऊन जा म्हणजे की आपली संख्या वाढेल. म्यूट करून द्यायला मोबाईल ऑन करून घेतो. हा बत्तीस आणि युट्यूबला जास्त ट्रेंड झालेले. हा? हा. तुषार बाबांनी. आणि पूर्वी कोठारी म्हणा. सर केपी कॉलेज ऑफ इथं बसू द्या. माझे बोलणं झालं. आले हो हो नाही नाही ऑनलाईनच त्यांच्याकडे.
Our clearing, sir. Our clearing. Sure. Start the lab. Yes. Yeah. महाराष्ट्र के कवित्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव की ओर से कवित्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव से संलग्नित किसान विद्या प्रसारक संस्था संचालित एसपीडीएम कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय शिरपुर जिला धुलिया से हमारा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय की ओर से इतिहास विभाग की ओर से आयोजित नेशनल वेबिनार ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस विषय पर हमारे महाविद्यालय ने नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी भाई बहन रिसर्च स्टूडेंट सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस वेबिनार के अध्यक्ष माननीय नामदार डॉक्टर तुषार भाऊ रंदे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत धुलिया तथा अध्यक्ष किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर। इस वेबिनार के उद्घाटक श्रीमती आशाताई जी रंदे, कोषाध्यक्ष किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर। इस वेबिनार के लिए प्रमुख सम्मानीय अतिथि माननीय श्री निशांत जी रंदे, सचिव किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर, माननीय श्री रोहित भाऊ जी रंदे, ट्रस्टी किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर। इस नेशनल वेबिनार के लिए जो टॉपिक लिया गया है वह है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस विषय पर डॉक्टर पूर्वी कोठारी जी मैडम, जो सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत से है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। माननीय प्राचार्य डॉक्टर वी एम पाटिल सर, उप प्राचार्य डॉक्टर एफ एम बागुल सर, उप प्राचार्य पीजी पारदी सर, उप प्राचार्य श्री एस टी ठाकरे सर जी, IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डी भक्कड़ जी, इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर NS पठान जी, इस वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर MJ वर्मा मैडम जी, इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर DL पवारा सर, AM देशमुख सर, BL चौहान सर और हमारे महाविद्यालय के सभी अध्यापक भाई बहन एवं उपस्थित सभी प्रोफेसर, रिसर्चर, रिसर्च स्टूडेंट, इन सभी का हमारे महाविद्यालय की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं।
अनुसंधान यानी रिसर्च, व्यापक अर्थ में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों का सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर पूर्वी कोठारी मैडम जी उनका व्याख्यान आयोजित किया हुआ है। इस व्याख्यान की जो आयोजक है हमारे इतिहास विभाग की हमारी बड़ी बहन वर्मा मैडम जी, मैं उन्हें विनती करता हूं कि आप इस नेशनल वेबिनार का प्रस्तावित करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? आप सभी को मेरा नमस्ते। इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान विद्या प्रसारक संस्था के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुषार जी रंदे, ट्रेजरर माननीय आशाताई जी रंदे, सेक्रेटरी माननीय निशांत जी रंदे, ट्रस्टी माननीय रोहित जी रंदे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीएम पाटिल सर जी, उप प्राचार्य डॉक्टर बागुल सर जी, प्राध्यापक पारदी सर जी, प्राध्यापक ठाकरे सर जी, इतिहास विभाग के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर नाजिर पठान सर जी, मेरे सहकारी कॉलेज के सभी अध्यापक गुरुजन, इस वेबिनार में जुड़े आभासी सम्माननीय प्राध्यापक विद्यार्थीगण तथा आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत स्वागत है तथा मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इतिहास विभाग की ओर से वेबिनार होना चाहिए ऐसा तय होने के बाद हमने सभी ने मिलकर रिसर्च मेथोडोलॉजी पर व्याख्यान किया जाए ऐसा तय किया गया, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में आए बदलाव तथा रिसर्च क्यों करना चाहिए, क्या रिसर्च की जरूरत है, या रिसर्च किया भी तो कैसा किया जाना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आती है, रिसर्च पेपर कैसा तैयार किया जाना चाहिए, नए नए क्या आयाम है, इस पर एक समग्र चर्चा होनी चाहिए। इस हिसाब से हमने एक राष्ट्रीय वेबिनार लेने की सोची और उसमें फिर हमने सोचा कि फिर इस पर व्याख्यान किसी के लिए तैयार किया जाए। तब मैंने ये प्रस्ताव पे हमने जवाब दिया कि क्यों ना, मेरी बड़ी बहन भी है और बहुत अच्छे से परिचित है सर, केपी कॉलेज में वो लेक्चरर भी है कॉमर्स की, तो मैंने तब बोला कि डॉक्टर पूर्वी कोठारी मैडम जी को इस वेबिनार के लिए आमंत्रित किया जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। इस पर सभी का मत एकत्रित किया गया और उसके बाद हमने यह वेबिनार लेने की सोची। रिसर्च इसके ऊपर जब हमने मैडम जी को बोला कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही करना है, तब मैडम खुद ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो पेपर पब्लिश हुए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हुए हैं। तब मैडम भी इस व्याख्यान के लिए तैयार हुए और हमने इस वेबिनार का आयोजन किया और आज ये वेबिनार होने जा रहा है। इस वेबिनार में टेक्निकल प्रॉब्लम में जो जो मुझे सहायता मिली जिससे उन सबका मैं पहले आभार व्यक्त कर देती हूँ और आभासी जो वेबिनार में उपस्थित हुए उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आसपास अपने 350-400 तो जुड़ी गए हैं और बाकी भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हुआ है। उन सभी का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आयोजन ने मुझे बोलने की संधि दी, इस बारे में मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अगला सत्र में डॉक्टर वी जवल सर को देती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा वर्मा मैडम, जो इस नेशनल वेबिनार की कन्वीनर है। उनकी संकल्पना से यह वेबिनार आज यहाँ आयोजित किया गया है।
इसके बाद हमारे किसान विद्या प्रसारक संस्था के माननीय अध्यक्ष साहब हमारे किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर के सम्माननीय अध्यक्ष नामदार माननीय डॉक्टर तुषार भाऊजी रंदे उपस्थित हो चुके हैं। मैं हमारे इतिहास विभाग एवं महाविद्यालय की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय नामदार तुषार भाऊ रंदे जी उनसे विनती करता हूं कि आज के इस नेशनल वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी सहभागी प्राध्यापक एवं रिसर्च स्टूडेंट को मार्गदर्शन करें। रिसर्च मेथोडोलॉजी इस विषय पर आयोजित इस नेशनल वेबिनार में हमारे किसान विद्या प्रसारक संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष नामदार डॉक्टर तुषार भाऊ रंदे जी उपस्थित हुए हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि उपस्थित सभी प्रोफेसर रिसर्च स्टूडेंट उनको मार्गदर्शन करें। हॅलो हाँ, आवाज येतोय भाऊ? सर, आवाज येतोय का? हो हो। आजच्या या रिसर्च वेबिनारच्या निमित्त रिसर्च मेथोडॉलॉजी आपल्या एसपीडीएम कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्या हॅलो आवाज येतोय भाऊ? हॅलो आवाज येतोय? आपल्या संयुक्त विद्यमाने हे वेबिनार आयोजित केलेला आहे। या वेबिनार साठी पहिल्यांदा तर मी सर्व प्राध्यापक रिसर्च फेलो यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो की अशा प्रकारचं वेबिनार आपण या नॅशनल आपल्याकडनं घेतो आहोत। रिसर्चची जी गरज आहे, रिसर्च करणे या कोविडच्या काळामध्ये खऱ्या अर्थाने रिसर्च झाल्यामुळेच आपल्याला काही प्रमाणात काही अंशी रिसर्च झाल्यामुळे जगण्याची संधी या निमित्ताने मिळाली। रिसर्चला काय महत्व आहे, रिसर्चची मेथोडॉलॉजी कशी असावी, पद्धत कशी असावी, याच्यासाठी वेबिनार आयोजित केलेला आहे। म्हणून मी सर्व प्राध्यापकांना, आमच्या एसपीडीएम महाविद्यालयाना ज्यांनी ज्यांनी हे आयोजन केलं त्यांना, या सर्वांना या वेबिनारच्या माध्यमातून सर्व प्राध्यापक वृंदांना तुमच्या हातून चांगलं रिसर्च, पद्धतीचे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज या सर्व आपल्या विद्यार्थ्यांना याचा बेनिफिट मिळावा यासाठी म्हणून हा खास आजचा वेबिनार आहे। या वेबिनार साठी मी मनापासून आणि या वेबिनारचं आयोजन आपल्या केलं त्यांचं देखील मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि आपण आज दिवसभर वेबिनार कंडक्ट करणार आहात ते अतिशय उपयुक्त आणि अशी अपेक्षा करतो आणि थांबतो। धन्यवाद भाऊ। इस वेबिनार के अध्यक्ष माननीय नामदार डॉक्टर तुषार भाऊ रंदे, अध्यक्ष किसान विद्या प्रसारक संस्था तथा जिला पंचायत धुलिया, उन्होंने अपना मनोगत एवं शुभेच्छा पर भाषण यहाँ दिया। उसके लिए हम इतिहास विभाग की ओर से, एसपीडीएम महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भाऊ।
इसके बाद हमारे किसान विद्या प्रसारक संस्था के कोषाध्यक्ष माननीय श्रीमती आशाताई रंदे जी वे यहाँ उपस्थित हुई है। मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आप इस नेशनल वेबिनार में उपस्थित सहभागियों को मार्गदर्शन करें। आज एसपीडीएम महाविद्यालयात राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये इतिहास विभागाकडून रिसर्च मेथोडॉलॉजी या विषयावर वेबिनार घेतला जात आहे। महाविद्यालयात नेहमी नवीन नवीन उपक्रम होत असतात। या उपक्रमाअंतर्गत या वेबिनार मध्ये रिसर्च मेथोडॉलॉजी या विषयावर विचार मंथन होणार आहे। एकंदरीत सर्व जगात रिसर्चची गरज आहे। कोणतीही समस्या असली की त्याचे उत्तर शोधावे लागते। मग ते इतिहास असो की विज्ञान असो किंवा आयुर्वेद असो, सर्वांचे महत्व आहे आणि त्या विषयाचा गाढा अभ्यास सर्वांना व्हावा ही या वेबिनारची खऱ्या अर्थाने विचार आहे। अशा या राष्ट्रीय वेबिनारचे उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली याचा मला अतिशय आनंद होत आहे। या वेबिनारला यशस्वी करण्यासाठी किसान विद्या प्रसारक संस्था सर्व पदाधिकारी, एसपीडीएम महाविद्यालयाचे प्राचार्य, ऑर्गनायझिंग कमिटी, प्राध्यापक या सर्वांनी अतिशय मेहनत घेतलेली आहे आणि त्यामुळे आमच्या या संस्थेतील अतिशय सन्मानाचं असं हे वेबिनार या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा विषय सुद्धा काळाच्या साठी अतिशय गरजेचा आहे। अशा या सर्वांना ज्यांनी हे आयोजन केलं त्या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देते। राष्ट्रीय वेबिनारला माझ्याकडून शुभेच्छा देते आणि वेबिनारचे उद्घाटन झाले असे मी घोषित करते। धन्यवाद। धन्यवाद। आजच्या या नॅशनल वेबिनारच्या उद्घाटका श्रीमती आशाताई रंदेजी यांनी उद्घाटनपर भाषण केलं आणि उपस्थित सर्व संशोधकांना मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल मी इतिहास विभागाच्या वतीने व महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो। धन्यवाद। इसके बाद मैं हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NS पठान सर इन्हें विनंती करता हूं कि आप 2 शब्द कहें। अनुसंधान पद्धति पर आज के व्याख्यान में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम में हमें डॉक्टर पूर्वी प्रसाद मैडम से अनुसंधान पद्धति पर मौलिक मार्गदर्शन मिलने वाला है। उनके व्याख्यान के लिए मैं नाजिर पठान, इतिहास विभागाध्यक्ष, एसपीडीएम कॉलेज शिरपुर की ओर से हार्दिक बधाई व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर NS पठान सर, इन्होंने शुभेच्छा और कम शब्दों में अपने मनोगत व्यक्त किए। धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे इस नेशनल वेबिनार के प्रमुख वक्ता एवं मार्गदर्शक, इन सभी का परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर AM देशमुख सर इन्हें विनंती करता हूं कि आप उनका परिचय दें। धन्यवाद सर। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर जो अतिथि यहाँ उपस्थित है उनका परिचय देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए हर्ष की बात है। आज के संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय नामदार डॉक्टर तुषार जी रंधे, जो हमारे संस्था तथा जिला परिषद बिहार के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने डीलिट पदवी प्राप्त की है तथा स्वतंत्रता सेनानी कर्मवीर वेंकटराव जी रंधे के दिए हुए मूल्यों पर समाज कार्य के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते शासन द्वारा जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहता है। वेबिनार के अवसर पर सचिव नाना साहब निशांत जी रंधे जी भी उपस्थित हैं। शिरपुर तहसील में शिक्षा की गंगोत्री लोगों तक पहुंचे तथा शिक्षा के द्वारा लोगों के जीवन में
परिवर्तन आए, इस कार्य के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अध्यक्ष तथा सचिव तथा कोषाध्यक्ष इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सदैव ही अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाता है। नए नए प्रयोगों द्वारा अभ्यर्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो, इसलिए इनका हमेशा प्रयास रहता है। आज के इस नेशनल वेबिनार के अवसर पर जिनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है तथा जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, वह है आदरणीय श्रीमती आशाताई जी रंधे, कोषाध्यक्ष किसान विद्या प्रसारक संस्था शिरपुर तथा सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार प्राप्त समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने कार्य द्वारा हम सब के लिए एक मिसाल कायम की है। स्वर्गीय प्राचार्य विजयराव जी रंधे, इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर समाज के लिए जो कृतज्ञता भरा कार्य उनके हाथों से हुआ है तथा अध्यापन कार्य के द्वारा उन्होंने शिक्षार्थियों में मानवता के मूल्य का परिपोष हो, इसके लिए प्रयास किया है और संस्था के माध्यम से वसुधैव कुटुंब की भावना परिपोषित हो। अध्यापकों द्वारा यही जो विचार है वो लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में आज भी उनके प्रयास जारी है। तथा इस वेबिनार में विश्वस्तर रोहित जी रंधे, जिन्होंने बतौर नगर सेवक समाज कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, वे इतिहास विषय के आधार पर नए शोध तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। अध्ययनार्थियों में शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त हो, इसलिए इनका हमेशा प्रयास रहता है। इस संगोष्ठी में हमारे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर VM पाटिल सर भी उपस्थित है, जिन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ अध्ययनार्थियों में कला का विकास हो, इसलिए हमेशा प्रयास किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने के साथ अनुसंधान पूर्ण संदर्भ ग्रंथों का लेखन भी उन्होंने किया है। और आज जिनका व्याख्यान हम सुनने वाले हैं वो है सूरत स्थित KP कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा विभाग प्रमुख डॉक्टर पूर्वी कोठारी मैडम, जिन्होंने MCOM MBA PhD कॉमर्स में प्राप्त की है तथा संगीत, हिंदी, संस्कृत, चित्रकला में भी शिक्षा प्राप्त की है। इनको 20 वर्षों से ज्यादा अध्यापन का अनुभव है तथा 10 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। 50 से स्तर पर शोध पत्रिकाओं में शोध निबंध इनके प्रकाशित हुए हैं और आप सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय करना गागर में सागर समाने जैसा है। परिचय के 2 शब्द समाप्त करते हुए मैं डॉक्टर कोठारी मैडम से प्रार्थना करता हूँ कि वह अनुसंधान विधि पर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आज के इस नेशनल वेबिनार के प्रमुख वक्ता एवं मार्गदर्शक डॉक्टर पूर्वी कोठारी जी मैडम, सर KP कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत से है। मैं उन्हें विनती करता हूं कि उपस्थित प्रोफेसर एवं रिसर्च स्टूडेंट को मार्गदर्शन करें। Well, good morning everybody. Am I audible, sir? आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ मैडम, सुन सकते हैं। Very good morning to everybody.
इतने माननीय लोग के बीच में आज मुझे बोलना है, और वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, और इतने कम समय में, तो मेरा काम बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक समंदर जैसा है कि रिसर्च क्या है, कैसे करना चाहिए। और आज जैसे पूरी पिक्चर का 1-2 सेकंड का हम ट्रेलर या प्रोमो दिखाते हैं, वैसा मेरा कार्य है। बट आई विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंश्योर that everybody who is listening here will have utmost interest, उनका खुद का इंटरेस्ट जागृत हो जाए और वो रिसर्च करना चाहे। रिसर्च एक बार की प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ इन हाउस जो भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है, या जिन्होंने अपना एमफिल कंप्लीट किया है, या जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं और प्रेजेंट किए हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। क्योंकि डॉक्टरेट डिग्री मिलना मतलब हमने सीख लिया है कि रिसर्च कैसे होता है। अभी ये सीखने के बाद हमारे हाथ में जो एक्सपर्टीज आती है, ये एक्सपर्टीज को हम किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से इस विषय में आगे जाए, और आने वाली जनरेशन मतलब आने वाले स्टूडेंट्स को हम कैसे एनकरेज करें कि वो भी रिसर्च करे, तो ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। सो टुडे इन 1 hour आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ। नॉर्मली रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जो भी वर्कशॉप्स होते हैं वो 3 दिन के होते हैं या 1 दिन का होता है, पर हम आज करने वाले हैं 1 घंटे में। तो इट इज गोइंग टू बी अ रोल ओवर। मैं फटाफट से आपको एक रिले जर्नी में ले जाऊंगी, और इसका गोल यही रहेगा कि आप सबके अंदर एक इंटरेस्ट जागृत हो कि हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए। ऑन दैट नोट सर, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। सर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Is my PPT visible? हाँ, यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि रिसर्च क्यों करना चाहिए। रिसर्च बहुत जरूरी है। ये मेरे हाथ में पानी की बोतल है, और मेरा ये कहना है कि इसमें पानी है। क्या आप सब मान लेंगे कि इसमें पानी है? आई से इट इज H2O, इट इज वाटर। सवाल ये पैदा होता है कि ये मिनरल वाटर है, टॉक्सिक वाटर है, पानी है भी कि नहीं। तो अगर ये मुझे आपको कंफर्म करना हो तो एक सर्च करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा हाँ यही पानी है। तो रिसर्च का मतलब भी यही होता है, एक समस्या होनी चाहिए, और उस समस्या में से बाहर निकलने के लिए आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ यही सही है या यही गलत है। और हमारे देश में मैम यस F5 कर दो ना, आपकी इस पे से स्क्रीन बड़ी हो Sorry? जाएगी। फिर F5 कर दो तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी ओके, आई शेयर फंक्शन दिस। के। ओके, डन डन डन। यस 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 ओके, यस मैम। तो मैं बात कर रही थी, हमारे देश में सब कुछ, पूरी दुनिया में आजकल कोई हमारा विश्वास करता नहीं है, साबित करना ही पड़ता है, तो रिसर्च भी करना पड़ता है। सिर्फ एक ही चीज को लेके मेरे हिसाब से, कि अगर आज आपको पूछा जाए भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके ऊपर की खोज पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगी। बाकी हर किसी चीज की संशोधन करना, खोज करना बहुत ही जरूरी है। तो हम शुरू करेंगे कि रिसर्च आज हम जहां पे भी हैं, आज हमारा समाज जहां पे भी है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ जहां पे भी है, एडवांसेस इन मेडिसिन,
एंड टेक्नोलॉजी जहां पे भी है उसका एक ही रीजन है, वो है रिसर्च। बार बार संशोधन किया जाता है, तभी हम आज अपने समाज में ये बदलाव या यहाँ ये स्तर पे पहुंच पाए हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम या समस्या को पहले आप ढूंढे, एक विषय होना चाहिए जिसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। ये विषय को पकड़ के हम उसके ऊपर साइंटिफिक एप्लीकेशन करेंगे, साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज wherein we will collect the data, we will decide the sample and the population। हम एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे और एनालिसिस करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो हाइपोथेसिस होगा उसको हम प्रूव करके फाइनल कंक्लूजन्स लाएंगे। कंक्लूजन लाने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता। कंक्लूजन के बाद रिसर्चर का काम होता है सजेशन देना। हमें सजेशन देना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, एंड दैट कंप्लीट्स द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो प्रॉब्लम होना चाहिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन होना चाहिए और एप्लीकेशन के बाद उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं और हमारा जो रिसर्च है वो समाज को किस तरीके से काम आ सकता है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो रिसर्च तो एप्लीकेबल एवरीवेयर, पर ये टर्म मैं बताना चाहती हूँ रिसर्च क्यों कहते हैं इसको। इसको हम दो भागों में अगर डिवाइड करें तो इट इज री और सर्च। सर्च मतलब कुछ खोजना और री मीन्स रिपीटेडली, बार बार जो करना पड़े उसको बोलते हैं रिसर्च। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि एक बार में उसका निष्कर्ष निकल आए। हमें बार बार संशोधन करना होगा। लेट अस टॉक अबाउट मेडिसिन। इन द फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड अगर साइंटिस्ट लोग बैठ गए होते कि ये दवाई निकल गई या ये दवाई बन गई और इसको बार बार इम्प्रोवाइज या अपग्रेड नहीं किया होता तो आज साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इतने न होते। एंड डियर फ्रेंड्स, कोविड टाइम पीरियड तो एक एग्जाम्पलरी टाइम पीरियड है। कितने संशोधन हुए, कितने तरीके के वैक्सीन्स निकले, कितने रिसर्चर्स, साइंटिस्ट आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, टू find different vaccines. Third wave also does not come specifically in India. तो रिसर्च का मतलब बार बार जो सर्च करना पड़े, that is again and again, that is research. एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च है जो किसी भी रिसर्चर को ध्यान में रखने चाहिए कि हमें फर्स्ट हैंड, दैट इज प्राइमरी डेटा, और उसके साथ साथ डेटा first hand data when we go to the first source and collect it, and secondary is published data जो हमें secondary sources से मिल सकते हैं। इसमें हमें general principles को ध्यान में रखना है। Always remember that no research can be done randomly. एक पद्धति होती है, एक सिस्टम, एक मेथड होती है जिसको आप फॉलो करेंगे, सर्टेन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो ही आपका एक्यूरेट सिस्टमैटिक रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हम डेटा इकट्ठा करेंगे। पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा सेगमेंट है, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है। हम इंडियन मार्केट को पढ़ना या हम किसी स्टेट या सिटी को पढ़ना चाहते हैं। अगर उस सिटी को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कौन से एज ग्रुप, कौन सा जेंडर, किसको पढ़ना चाहते हैं, तो दैट स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी। इट बी हेवायर, तो पहले बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, सब कुछ फ्रेम तय करना पड़ेगा
कौन सी एरिया, कौन सी सेगमेंट, कौन सा जेंडर, कौन सी एज ग्रुप, और ये सब करने के बाद हम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, खोज शुरू करते हैं। इस खोज में लॉजिक भी होना चाहिए। दो चीजें हो सकती है, या तो लॉजिक या तो मैजिक। हो ही नहीं सकता, राइट? In a statement that whether God exists or not, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, आप या तो लॉजिक लगा सकते हैं या यू कैन बिलीव इन द मैजिक ऑफ गॉड। पर हम यहाँ बात करेंगे मैजिक की नहीं, क्योंकि मैं कोई जादूगर हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉजिक पार्ट। साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके संशोधन कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए द रिसर्चर विल हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अभी यहाँ पे जो इन हाउस हमारे पीएचडी होल्डर्स होंगे, जो हमारे प्रोफेसर्स रिस्पेक्टेड होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया है, उनको तो मालूम ही होगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही शक्यताएं हो सकती है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, पर इन दोनों अजम्पशंस में से हमें किसी एक को साबित करना पड़ेगा, और इसके लिए हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं। वेल, रिसर्च करते टाइम अपने पर्सनल फीलिंग्स और प्रेफरेंसेस को साइड में रख दीजिए, क्योंकि हम आधार रखेंगे साइंस को। हम खुद के फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद के लाइक्स डिसलाइक्स को बीच में आने नहीं देंगे। हम डेटा लाएंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में। नाउ एज फार एज सोशल साइंसेस आर कंसर्न्ड, दो होते हैं, या वेदर इट इज प्योर साइंस और सोशल साइंस। प्योर साइंस मतलब जब भी खोज की जाए ऑन प्योर डिसिप्लिन्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, तो इसके ऊपर जब संशोधन होता है तो वो प्योर साइंस की कैटेगरी में आता है। और क्वांटिटेटिव डेटा वर्क्स मोर। हम आंकड़ों के साथ खेल सकते हैं, हम ऐसे डेटास लेके आ सकते हैं और साइंटिफिक एप्लीकेशन करके उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट ला सकते हैं। पर जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं, when we are trying to understand the psychology, the mindset, the emotions, the impact, the influence, तो social sciences के अंदर qualitative data भी काफी जरूरी होता है। तो qualitative data is not measurable in quantifiable, जैसे quantifiable terms में हम measure कर सकते हैं through application of statistical टेक्निक्स। तो क्वालिटेटिव डेटा, किसी की मानसिकता को नापना, ये बहुत डिफिकल्ट है, और इसके लिए स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो आजकल अवेलेबल है, जो पाइथन है, मिनी टैब, ये सारे हम यूज करके उसका भी निचोड़ ला सकते हैं। हमेशा याद रखें कि रिसर्च के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए, ये एक हरिड एक्टिविटी नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं मुझे 2 साल में रिसर्च कंप्लीट करना है। तो द आंसर वुड बी प्लीज बी पेशेंट। रिसर्च इज अ लॉन्ग एक्टिविटी, और सबसे खास बात रिसर्च की ये है कि जब तक हम समझने लगते हैं कि रिसर्च कैसे होना चाहिए और कैसे होता है, और हम समझ जाए, तभी हमारी रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाती है। पर patience is the first criteria. Do not try to run with the time limits कि बस मुझे 1 साल में निपटा देना है, ये करना है। रिसर्च अपना ही टाइम लेता है। तो रिसर्चर को जब भी ये रिसर्च वर्क करे तो कई बार अनपॉपुलर या डिसअप्रूवल भी मिलता है सोसाइटी से। मैं रिसर्च करना चाहती हूँ इंडिया के ऊपर on the use of family planning tools। कई लोगों को लगेगा कि अरे ये टॉपिक पे क्यों करना है,
आपको क्या जरूरत है ये जानने की कि लोगों को कितने बच्चे चाहिए, फैमिली प्लानिंग टूल्स यूज करने चाहिए भी या नहीं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दैट। एक बोल्डनेस होनी चाहिए रिसर्चर में, और रिसर्च में हर एक चीज को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना चाहिए। क्रिएट योर ओन इन्वेंट्री, योर ओन गोडाउन, और जो भी आप उसका फाइंड आउट कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करें और रिकॉर्ड करें। और फाइनली यू हैव टू कम आउट विद द कंक्लूजन्स एंड वेरी कॉशियसली यू हैव टू कम आउट विद द आउटकम। बीच में आप छोड़ नहीं सकते हो, और आपको इसका जरूर बीच में एंड तक ले जाके ही उसका रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। तो फॉर रिसर्च स्ट्रेटजीज देयर इज नो सूटेबल पैटर्न। जैसे हर किसी के लिए दवाई अलग अलग होती है, आपकी उम्र के हिसाब से डोज अलग होगा, आपकी उम्र के हिसाब से या आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, आपको शुगर है, प्रेशर है, उस हिसाब से आपके लिए दवाई थोड़ी अलग अलग होगी। वैसे हर टॉपिक के लिए, हर विषय के लिए रिसर्च की मेथोडोलॉजी अलग अलग होगी। हम कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए जब भी आप रिसर्च के बारे में सोचे तो आपका खुद का कस्टमाइज्ड डिजाइन होना चाहिए। मैं किसी और के साइज के कपड़े पहनूं क्यों? अगर रिसर्च मेरा है तो मैं खुद का एक फ्रेमवर्क डेवलप करूंगी, मैं खुद की ही डिजाइन डेवलप करूंगी, और वो डिजाइन के हिसाब से आई विल कैरी ऑन द रिसर्च। तो ये हो सकता है रिसर्च कैन बी एक्सपेरिमेंटल, जहां पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रीव्ड सिचुएशन में, लेबोरेटरी में, जैसे साइंस में, केमिस्ट्री में होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, या तो होता है ओपन नेचुरल एनवायरनमेंट में, विच इज अ नॉन contrived situation. Again, your research can be descriptive. Social sciences में ज्यादातर descriptive type के researches होते हैं, क्योंकि हम इसमें ज्यादातर लोगों की सोच जो होती है उसके ऊपर काम करते हैं, on human emotions and psychology. और इसके विरुद्ध इससे अलग हो सकता है एनालिटिकल, जहां पे आप एनालिसिस करें, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास डेटा है, आप एनालिटिकल भी कर सकते हैं। तीसरा होता है फील्ड या नॉन फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी जहां पे आप एक जोन, एक सेगमेंट तय करते हैं कि यही एरिया ऑफ स्टडी है, या तो इट कैन बी एन ओपन स्टडी, कोई भी आपकी स्टडी में उसमें आके आपको अपना इनपुट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्पेसिफिक स्टडी करना चाहती हूं जिसमें मैं अपना पॉपुलेशन फिक्स इन करती हूं कि शिरपुर में ये कॉलेज में इतने बच्चों का क्या सोचना है, दैट इज फील्ड स्टडी, इट इज कंट्रोल्ड। मॉल के बाहर खड़े रह के मैं सिर्फ यही सोचूं कि जो भी मॉल के बाहर आएगा उससे मैं इंटरव्यू लेके पूछ लूंगी कि आपको कैसा लगा मॉल, आपने कितनी शॉपिंग की, आप खुश हैं यहाँ की सर्विसेज से। तो दिस इज एब्सोल्युटली रैंडम बिकॉज यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड। ऐसी बात हो तो हम हिस्टोरिकल स्टडीज पे जाते हैं। हिस्टोरिकल स्टडीज मतलब पास्ट डेटा जिसमें अवेलेबल हो, तो पास्ट डेटा को बेस बनाएंगे और वो बेस के ऊपर आधारित होके हम फ्यूचर स्टडीज करेंगे। या तो कोई केस स्टडी हो सकता है, छोटा सा केस हो जो रियल लाइफ इंसिडेंट केस हो। तो केसेस सिर्फ लॉ फेटर्निटी के लिए नहीं होते हैं या जो कोर्ट ऑफ लॉ में या कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। केस स्टडीज आर एवरीवेयर, इवन इन बिजनेस, इन मैनेजमेंट, इन HR, हर जगह पे केस स्टडीज होते हैं। हम वो केस स्टडीज को आधार बना के फ्यूचर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या तो हम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। ये भी सोचना जरूरी है कि टाइम डायमेंशन क्या है। आप कौन से टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना चाहते हो। सो इट कैन बी वन टाइम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक ही दौर में। अगर मैं 2021 में ये समझना चाहती हूं कि लेट अस पिक अप
अ सैंपल ऑफ अ ट्रैफिक, कि ट्रैफिक का सिनेरियो और कौन कौन हेलमेट पहनता है। तो बच्चे कितने यंगस्टर्स हेलमेट पहनते हैं और कितने सीनियर सिटीजन्स या कितने यंगर सिटीजन्स पहनते हैं। तो ये हो गया 2 सेक्शंस और 2021 में तो दैट इज 1 टाइम। लॉन्जिट्यूडनल जब होता है तो वो टाइम फ्रेम अलग होता है। मैं ये स्टडी करूंगी कि साल 2010 में कितने बच्चे और कितने यंगस्टर्स और सब हेलमेट पहनते थे और 2021 में कितने पहनते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया, टाइम कवरिंग फेज। मैं 2 दायकों में या 10 साल के गैप के बाद उसको मैं स्टडी करूंगी। तीसरा हो सकता है ट्रेंड सीरीज। ट्रेंड सीरीज ज्यादातर पॉपुलर होता है रिसर्चेस में व्हेन वी नो द पास्ट ट्रेंड एंड द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, मुझे ये जानना है कि सोने के भाव फ्यूचर में कितने बढ़ेंगे, या सेंसेक्स जो अभी 55,000 क्रॉस हो गया तो फ्यूचर में सेंसेक्स अभी 6 महीने में 60,000 टच करेगा कि नहीं करेगा। तो ये ट्रेंड सीरीज हो गया। मैं पढ़ना शुरू करूंगी पिछले 50-60 साल से कि देखो ग्राफ ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आने वाले 6 महीने में व्हाट विल बी द ट्रेंड, और इस हिसाब से भी मैं अपना स्टडी कर सकती हूँ। इट कैन बी इवैल्यूएटिव, जिसका हम इवैल्यूएशन नापदंड कर सके या जिसका नापदंड तोलमोल न कर सके। और इसके लिए you have to collect the data again. Data can be qualitative as well as quantitative. Friends, scope of research is unlimited. मैकडॉनल्ड्स वाला अपना या बर्गर किंग वाला भी जब अपना कॉम्बो प्लेटर निकालता है, राइट, कि 100 रुपीज में आपको एक पेप्सी मिलेगी, फ्रेंच फ्राइज मिलेगा और बर्गर मिलेगा। तो ये कैसे तय किया? ये बेस होता है रिसर्च का। तो स्कोप ऑफ रिसर्च इज वेरी वास्ट। वेदर यू आर अ बैंकर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ ट्रेडर, या आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट है, आप एक साइकोलॉजिस्ट है, आप एक साइकेट्रिस्ट है, या आपकी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, रिसर्च आपको करना ही पड़ेगा। तो रिसर्च का छाता इतना बड़ा हो गया है कि पहले ऐसे समझा जाता था कि कोई भी कंपनी में साइंटिफिक लैब में कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर R&D होता है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर आज के दौर में या तो मैकडॉनल्ड्स हो या कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट हो या छोटा सा बिजनेस हो, हमें रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि मार्केट में क्या चाहिए। तो पहले जहां पे छाता बहुत छोटा था ना रिसर्च का, आज छाता इतना बड़ा हो गया है कि nobody can escape and avoid. The point in telling is whether you are a student, whether you are a professor, whether you are a research guide, आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा और ये एंडलेस प्रोसेस होता है। 3 तरीके का रिसर्च होता है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च जब हम करते हैं तो इट इज नॉट कमर्शियल। कोई भी ऑर्डिनरी टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसके ऊपर हम कर सकते हैं, जो किसी भी समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दैट इज बेसिक रिसर्च। और बेसिक रिसर्च की एक खासियत ये होती है कि बेसिक रिसर्च का जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी उसका एंड रिजल्ट निकले, वो पूरे समाज को, वेदर इंडिया और अब्रॉड, वेदर मेल फीमेल एनी एज ग्रुप, सबको बेनिफिट करेगा। सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च। जब आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो ना, तो वो प्रॉब्लम को पकड़ के आप जिसका सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च नॉर्मली वही रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए जब एक ग्रुप या इंडिविजुअल के ऊपर होता है तो एक्शन रिसर्च होता है, ताकि ये डायरेक्शन एक्शन ओरिएंटेड होता है। निष्कर्ष जो भी निकले उसको इंप्लीमेंट करके एक दिशा मिलती है। वेल, रिसर्च जब भी आप शुरू करें तो डिक्लेरेशन ऑफ एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिसर्च करना चाहती हूं
किसी की इनकम के ऊपर, कि आजकल कोविड टाइम पीरियड के बाद भी कई लोगों ने गाड़ियां ली है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सबके पास इतना पैसा है सही में, या पैसा आया कहां से? अभी अगर मैं आपको ही एक क्वेश्चन पूछूं कि सर आपने इतनी महंगी गाड़ी कहां से ली, इतनी महंगी घड़ी कहां से ली, तो यू विल बी हेजिटेंट टू टेल द आंसर, क्योंकि हम इनकम में तो कभी अपना राइट फिगर लिखते ही नहीं है। तो कोई आपको सही मायने में सही डेटा क्यों देगा? कोई आपको तब भी सही डेटा देगा जब आपको एथिक्स फॉलो करोगे। इसमें एक ही सूत्र है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस, राइट? जब मैं सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लूंगी कि आप जो भी मुझे डेटा देंगे वो मैं पब्लिक नहीं करूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्योरली रिसर्च के लिए ही यूज करूंगी, तो ही आप मुझे सही सही में बताओगे। For example, I might ask Pathan sir, I might ask Radhe ma'am, I might ask Lakshman Chauhan sir or the principal sir कि सर आपकी इनकम कितनी है? और अगर मुझे डमी फिगर नहीं चाहिए, मुझे सही सही में फिगर चाहिए, तो पहले मुझे उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि सर आप मेरे रिसर्च के लिए जो भी बताएंगे उसको मैं 100% कॉन्फिडेंशियल रखूंगी। एंड दिस इज द बेस ऑफ रिसर्च। ये आधार होता है रिसर्च का, तभी सामने वाला आपको सही मायने में सही इंफॉर्मेशन देगा। अगर गलत इंफॉर्मेशन मिली तो द होल रिसर्च विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि आपका बेस, आपका डेटा ही गलत है, तो कंक्लूजन आउटकम भी आपका गलत ही होगा। अभी कैसे हम ढूंढे कि मुझे किस चीज या किस बात पे रिसर्च करना चाहिए, कहां से शुरुआत आपको करनी है? तो शुरुआत नॉर्मली हमें लगती है कि चलो टाइटल ढूंढ ले, टॉपिक ढूंढ ले और रिसर्च करते हैं। ये गलत बात है। रिसर्च की शुरुआत होती है खुद के पढ़ने से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। आप खुद की पहले पढ़ाई शुरू करें इन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, right? So there are so many journals available, so many online apps like Shodhganga, जिसके ऊपर जाके आप previously published research papers या आप किसी का PhD thesis या journals या आप even magazines कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब आप दूसरे का रिव्यू पढ़ते हैं या दूसरे का लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आपकी रुचि कौन से विषय में है। तब तक तो यू आर एमलेस। मुझे ये मालूम था कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, आई एम इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग, पर बात जब रिसर्च की आए तो मैं कौन से टॉपिक पे रिसर्च करूं? क्या मैं प्योर साइंसेस में जाऊं या मैं सोशल साइंसेस में करूं? तो ये ढूंढने के लिए मैंने पहले पढ़ाई शुरू की। I studied so many literature और उसमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये टॉपिक संशोधन के लायक है, तो from there you will get the extract of research. So my dear friends, research does not begin with deciding the topic or the title. Research begins by your own study. पढ़े, रिव्यू करें दूसरों का लिटरेचर, और वो लिटरेचर पढ़ने से हमें अपना खुद का इंटरेस्ट पता चलेगा और हमें कौन से विषय पे करना है उसकी हमें क्लैरिटी आएगी। नाउ इवन व्हेन यू सिलेक्ट द टॉपिक यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये टॉपिक समाज को कोई काम लगेगा कि नहीं। रिसर्च हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। How fruitful is going to be the topic to the society? That is very important. अभी आज के ग्रुप में सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी दिशा यही रहनी चाहिए कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन को कैसे एनहेंस करें। अगर आज मैं कोई संशोधन करती हूँ ऑन फैशन और फूड तो हो तो जाएगा, पर ये मेरे एकेडमिक एडवांसमेंट के लिए कोई क्रेडेंशियल्स नहीं लाएगा। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि प्लीज सिलेक्ट द टॉपिक विच इज इन लाइन विथ योर फोकस एंड योर करियर। आपके करियर एडवांसमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू टीचर्स कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो प्लीज सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक इन कॉमर्स, तभी वो आपके API स्कोर में काउंट होगा, तभी आप
उसको एनकैश कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट ग्रेड प्रमोशन, या तभी आपको कोई और बेनिफिट मिल पाएगा। तो रिसर्च कॉमर्स के जो है वो कॉमर्स में करे, आर्ट्स के जो है वो आर्ट्स में करे। प्लीज डू नॉट ट्राई टू गो मल्टी डिसिप्लिनरी। ऑफ कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये उसमें ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो सकता है, पर आज की तारीख में इट इज माय बिग रिक्वेस्ट टू टीचर्स कि इतनी मेहनत आप सही दिशा में करें ताकि उसका आपको बेनिफिट मिले फॉर एडवांसमेंट्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो बहुत ध्यान से आपको रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है, और उसके लिए ये टॉपिक सिलेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल कामकाज है। तो यूनिट जब भी हम सिलेक्ट करेंगे, रिसर्च शुरू करेंगे, तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? कि चलो ये टॉपिक सही लग रहा है, दिस इज इन ट्यून विथ माय एकेडमिक एडवांसमेंट, मैं आगे बढ़ पाऊंगी, इसके मुझे रियल क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, एपीआई स्कोर में भी मिलेगा, मेरा नॉलेज एडवांस होगा, मैं पब्लिकेशन कर सकती हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो उसका पूरा स्कोप और ऑब्जेक्टिव आप समझें। You need to also study the unit कि हम किसको पढ़ेंगे। When I did my PhD studies आज से 20 साल पहले, तो I was very clear कि मुझे सूरत को पढ़ना है, कि सूरत is the area जहां पे मुझे पढ़ना है कि the behavioral traits of the whole population। तो पूरे प्रॉब्लम को या टॉपिक को पहले समझे। अगर आपने टॉपिक सही सही चुन लिया ना, तो आधी तो इट इज वेल सेड, वेल बिगन मीन्स हाफ बैटल वन। आपकी आधी जंग तो वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने टॉपिक सही चूज किया है, जिसका आपको डेटा भी मिलेगा और करियर एडवांसमेंट भी मिलेगा। अभी टॉपिक कहाँ से सिलेक्ट करें? तो पहला होता है कंटेम्पररी इंटरेस्ट। कभी कोई टॉपिक हमें ऐसा लगता है कि पढ़ने में आया, जब हम पढ़ा रहे हैं या किसी का रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट हमें जागृत हुआ, तो हम वो टॉपिक को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिसर्च टॉपिक में, या इट कैन बी योर ओन इंटरेस्ट। सी एज टीचर्स वी नो कि हमें सपोज इफ आई एम बिलोंगिंग टू द कॉमर्स फ्रेटर्निटी, राइट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो मैं शेयर्स एंड स्टॉक पे भी कर सकती हूँ, शेयर बाजार की मूवमेंट पे, या तो मैं कर सकती हूँ मैनेजमेंट क्राइटेरियाज या मैनेजमेंट स्टाइल्स के ऊपर। ये दोनों में से मैंने चूज किया मैनेजमेंट स्टाइल्स, क्योंकि ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है। देखो, रिसर्च करना कोई पनिशमेंट नहीं है, इट शुड बी एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस। पनिशमेंट करके रिसर्च नहीं करना है जस्ट फॉर द नेम सेक, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इतनी मेहनत लगती है आपको, तो कोई पनिशमेंट की तरह नहीं करेंगे। एंड वी विल चूज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी प्रिसाइज, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यही था, और मैंने खुद का भी पीएचडी किया था ऑन सोशल मार्केटिंग। कॉमर्स के फील्ड से कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार, स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पे करो, नहीं, मुझे करना था अपनी इंटरेस्ट के फील्ड के ऊपर। रिसर्च इज अ रिसर्च, राइट? इसमें कोई भी टॉपिक बड़ा छोटा नहीं होता, पर मेरा जिस चीज में रुचि है, इंटरेस्ट है, उसमें अगर मैं करूंगी ना, तो आई विल एंजॉय द जर्नी। मैं हंसते मुंह वो करूंगी, मुझे वो पनिशमेंट या टॉर्चर नहीं लगेगा। सो प्लीज सिलेक्ट इट एज पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी बात हो सकती है, आप टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे? जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो कई बार पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि यहाँ पे ये गैप रह गया, ये रिसर्चर ने ये टॉपिक लिया, ये एरिया लिया, पर शायद अगर वो समावेश कर लेता ये छोटी सी चीज का, तो ज्यादा बेहतर होता। तो व्हेन वी स्टडी अदर्स लिटरेचर ना, तो उसमें छोटी छोटी गैप जो रह गया है वो हमें पता चलता है, उसको उठा लो। दैट इज द गैप इन द रिसर्च, उसके ऊपर भी आप संशोधन कर सकते हैं। वेल, जब आप करना चाहे तो ऑलवेज आप ध्यान रखिए, देयर आर टू वेज ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। या तो आप क्वेश्चन मार्क पूछ के करें, या आप एक स्टेटमेंट। Has the mindset of the people changed after COVID time period? Question mark. ये हो गया एक तरीका। दूसरा, मैं स्टेटमेंट रख सकती हूँ, कोविड टाइम
and its impact on the Indian population, right? तो या आप क्वेश्चन मार्क के तरीके से रिसर्च शुरू कर सकते हैं या एक स्टेटमेंट, ये आपकी चॉइस होती है. यू हैव टू देयर आफ्टर, चलो अगर अभी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, उसमें से हमने टॉपिक ढूंढ लिया, टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का है, अभी हम डेफिनेट है कि चलो यही टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो वी विल डिफाइन द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर संशोधन होना चाहिए. वी विल डिसाइड इट्स स्कोप, राइट, कि कितना बड़ा स्कोप है उसका. हम प्रॉब्लम को समझेंगे. एक चीज जो बहुत जरूरी है इज फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कोई ऐसा ना लेके आए जो इनविजिबल या अनफीजिबल हो, जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगे. ख्याली पुलाव वाला नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें डेटा चाहिए होगा. तो हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना है पर जो प्रैक्टिकल हो, फिजिबल, जिसके ऊपर डेटा मिल सके, हम संशोधन कर सके. कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को लेके हम करेंगे तो हमारा डेटा कंप्लीट नहीं होगा, रिसर्च ही आधा रह जाएगा. ऑफ कोर्स आपका रिसर्च ओरिजिनल वर्क पे होना चाहिए. किसी ने किया है सेम टॉपिक पे आप करेंगे तो समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट हैज टू बी एन ओरिजिनल प्रॉब्लम. गैप ढूंढो कि ये गैप पे के ऊपर काम नहीं हुआ है तो हम वो गैप के ऊपर काम करेंगे, तो इसको सही संशोधन बोलते हैं. So for that, अभी आपके दिमाग में से सारे जाले निकाल दो. इट हैज टू बी वेरी क्लियर. कोई प्रेजुडिस नहीं, ये टॉपिक है, ये मुझे पसंद है, ये मेरे एकेडमिक एडवांसमेंट में हेल्प करेगा. जब इसका निष्कर्ष निकलेगा तो समाज को भी ये बेनिफिट करेगा. और ऐसा लॉजिक और सिस्टमैटिक तरीके से हम पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे. We will decide the variables also inside. We will decide the verifiables और management style हम decide करेंगे और हम interesting बनाएंगे. देखो किसी भी चीज को interesting बनाना बहुत जरूरी है, right? मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी बता दूं और विदाउट पुटिंग इन इमोशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन या कुछ फनी सी चीज ऐड किए बगैर बोरिंग हो जाएगी. वही चीज मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ, राइट, इन अ वेरी प्लेफुल मैनर, राइट. मेरी एंथुसियाज्म, मेरी बॉडी लैंग्वेज और सबको मिक्स करके, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपका रिसर्च वर्क भी बोरिंग नहीं होना चाहिए. तो मार्केटिंग का जैसे असूल है कि बोले उसके बोर बिके, आपका भी रिसर्च तभी पॉपुलर होगा जब आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे. नाउ व्हेन यू स्टार्ट विथ प्रॉब्लम भी आपका डिसाइड हो गया. नाउ यू हैव टू डिसाइड द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं. दे आर डिपेंडेबल वेरिएबल्स और दे आर एटीट्यूडनल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. दो कॉलम, दो चीजें हम एक साथ में बनाएंगे. सपोज हमारी जो स्टडी है टॉपिक को, कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो किसी के साथ अफेक्ट नहीं होते. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं लाइक डेमोग्राफिक, सोशल और फाइनेंशियल वेरिएबल्स, राइट, लाइक एज, इनकम, जेंडर. ये एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट. आपकी इनकम इंडिपेंडेंट है, मेरी इनकम इंडिपेंडेंट है. पर एटीट्यूडनल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लाइक मेरी जितनी इनकम होगी उतना मेरा सेविंग्स होगा, जितनी मेरी इनकम होगी उतना मेरा एक्सपेंडिचर होगा. तो कंपनी जितना इन्वेस्ट करेगी उतना शायद उसका प्रॉफिट है कि नहीं. सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड, इसलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल्स. फ्रेंड्स, वी विल नाउ मेक द रिसर्च फ्रेमवर्क. जैसे दर्जी के पास जाते हैं और सूट सिलता है तो पहले कपड़े को रख के ही विल क्रिएट के कहां से क्या निकल पाएगा एंड ही विल ड्रॉ एवरीथिंग. यहां से ये निकलेगा, यहां से ये, तो डिजाइन बनी ना. हम भी यही कोशिश करेंगे, एक पूरा फॉर्मेट, एक डिजाइन बनाएंगे. शुरुआत करने से पहले रोड मैप इज वेरी नेसेसरी. मुझे यहां से आना है शिरपुर, राइट, तो मुझे यहां से आना है तो पहले मैं गूगल मैप पे देखूंगी, राइट. फिर मैं शुरू करूंगी, यहाँ इतने बजे मैं इधर पहुंचूंगी, इतने बजे इधर, तो मैं टाइम पे उधर पहुंच पाऊंगी. रोड मैप बनाया ना. तो रिसर्च के लिए भी रोड मैप बनाओ. टाइम कम है हमारे पास. वी टीचर्स एंड वी चिल्ड्रन एंड द यूथ टुडे आर वेरी बिजी. टाइम किसके पास है? लेट अस मेक द परफेक्ट रूट, राइट. तो हम रिसर्च का पूरा ढांचा बनाएंगे, एक फॉर्मेट, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें हम अपने ऑब्जर्वेशन जो हमने
पढ़ा उसका क्या ऑब्जर्वेशन, उसका क्या रिसर्च गैप निकला वो बनाएंगे। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क लिखा पट्टी करके सिर्फ लिख लेंगे। फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन करेंगे। कैसे कलेक्ट करेंगे? फिर वो डेटा को कलेक्ट किया तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे साइंटिफिक एप्लीकेशन से, और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो टेक्निकलिटीज बीच में जो आ रही है ना, पॉइंट नंबर 5, 6 और 7, तो फॉर अ रिसर्चर दिस इज वेरी वेरी complicated, specifically in social sciences, and there is no damage, no harm, no shame in keeping a statistician along with you. तो जैसे मैं खुद का बिजनेस आज अगर चालू करूंगी तो मैं एक वकील की सलाह जरूर से लूंगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह जरूर से लूंगी फ्रॉम टैक्सेशन एंड जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी हिसाब से जब आप रिसर्च कर रहे हो तो अपने साथ एक स्टैटिस्टिकल पर्सन को जरूर रखिए, उनकी सलाह लीजिए कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर कैसे बनाना है, फिर हम ये ऐसा बना के उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, हम SPSS पैकेज यूज करेंगे, R यूज करेंगे, पाइथन, D कौन सा यूज करेंगे, ये हम स्टैटिस्टिशियन से ही पूछ सकते हैं। सो फॉर अ रिसर्चर इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे काम मैं खुद ही कर लूं, राइट? वी आर टीचर्स। आर यू अ लॉयर? आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? Are you an income tax consultant? It is not possible. तो रिसर्च का भी यही हसूल है, आप रिसर्च पे फोकस करें और साथ में जो पेरिफेरल आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी, और उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। रादर आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि एक स्टैटिस्टिशियन को साइड में रखे जिससे आपका रिसर्च बहुत अच्छे से हो जाए और उसका रिजल्ट भी अच्छे से निकले। ये बन गई हमारी रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन बनने के लिए पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, या कंक्लूसिव। कंक्लूजिंग मतलब आप निष्कर्ष लाना चाहते हैं, या तो आप छाता खोलना चाहते हैं या खुले हुए छाते को बंद करके उसके अंदर से कुछ निकालना चाहते हैं। वेदर इट विल बी डिस्क्रिप्टिव, सोशल साइंसेस में डिस्क्रिप्टिव ही होता है, राइट? तो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें भी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है। आर यू ट्राइंग टू स्टडी विमेन ऑफ 40 years ओनली, या आर यू ट्राइंग टू स्टडी विमेन ऑफ 40 years and 50 years? आर यू ट्राइंग टू स्टडी मल्टीपल सेक्शनल पीपल? मैं अगर स्टडी करना चाहती हूँ विमेन आफ्टर 40, उसमें जो प्रोफेशनल है वो, जो बिजनेस कर रही है वो, जो होम मेकर्स है वो, तो अलग अलग सेक्शंस को जब मैं स्टडी करूंगी, दैट इज मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्या आप लॉन्जिट्यूडनल डिजाइन बनाना चाहते हो? मैं स्टडी करना चाहती हूं कि 2000 इन द ईयर 2000 what was the mentality of woman, and in 2020 what is the mentality of woman? लॉन्जिट्यूडनल हो गया, राइट? 2000 के ईयर में और 2020 20 साल के अंदर ये सबका दिमाग कहां से कहां आ गया है, सोच विचार हमारी कहां से कहां बदल गई है, तो दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल डिजाइन। एक हो सकता है कॉजल रिसर्च। कॉजल मतलब कॉज एंड इफेक्ट। ज्यादा पैसे में इन्वेस्ट करूंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विच इज देयर। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं अबाउट स्टॉक्स, और when we are talking about the foreign exchange markets or the bullion markets या गोल्ड या किसी की, तो ये कॉजल होता है। शेयर बाजार ऊपर क्यों गया? क्योंकि बजट आने वाला था या बजट आया। ये प्राइस ऑफ शेयर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट में बहुत अच्छा दिखाया। सो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, एक दूसरे के ऊपर असर करता है। दैट इज द कॉजल डिजाइन। सो ये डिजाइन बनाने के बाद हम बनाएंगे हाइपोथेसिस। वापस मैंने बताया आपको, कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए दो ही तरीके, या तो हाँ या तो ना। हम तीसरा रास्ता नहीं पकड़ेंगे, राइट? सो व्हेन मनीषा मैडम कॉल्ड मी अप कि मैडम आप एक सेशन लोगे, तो दो ही हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि जी मैडम मैं लूंगी या जी मैडम मैं नहीं लूंगी।
ये दोनों हाइपोथेसिस में से कोई भी एक को प्रूव या एक्सेप्ट करना है। एक जब एक्सेप्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, जब ये वाला एक्सेप्ट होगा तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस तो आपको बनाना ही है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, एक हाँ तो एक ना। इफ वन इज द hypothesis, another will be the null hypothesis or the alternate hypothesis, right? तो हमेशा याद रखें कि आप जब बनाते हो रिसर्च और रिसर्च फॉर्मेट, आपको हाइपोथेसिस बनाने हैं। अच्छा, एक ही हाइपोथेसिस बनाना है? नहीं, आप 3, 4, 5, 10, 13, 20 जितने हाइपोथेसिस रखना चाहें आप उतने हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो एक पीएचडी रिसर्च में नॉर्मली 10 से 12 से 15 या 20 हाइपोथेसिस हो सकते हैं, और इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको अपने क्वेश्चनर में वो सवाल पूछने हैं जो सवाल का जवाब मिलेगा और आप हाइपोथेसिस को आइदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया अपने साथ में जरूर से एक स्टैटिस्टिशियन को रखिए, अपने स्टैटिस्टिशियन को बताइए कि दीज आर माय ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए क्या मैंने सही क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चनर में? इफ ही विल से कि नहीं, क्वेश्चनर में ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, आपको जवाब कहां से मिलेगा? रीफ्रेम द क्वेश्चनर। तो स्टैटिस्टिशियन को साथ में रखना ही है। स्टार्ट मेकिंग गुड फ्रेंड्स विद स्टैटिस्टिशियंस। आजकल दौर स्टैटिस्टिशियंस का ज्यादा है, so they will help you out, they will guide you। तो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस फॉर अ रिसर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन assumption, या तो हाँ या तो ना, whether it is to be proved or it is to be disproved। इसमें दो होते हैं, one is the hypothesis and another H0, H1 and H0। H0 is the null hypothesis। नॉर्मली नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बोलते हैं, दैट इज इन नेगेशन, मतलब नो वाला जो होता है, इन सिंपल टर्म्स व्हिच हैज अ नेगेशन इनसाइड, दैट इज नोन एज द अल्टरनेट और द नल हाइपोथेसिस। चलो, हाइपोथेसिस भी बन गया। नाउ वी मूव ऑन टू कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन में सबको आजकल मालूम है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड डेटा, उसमें भी सबसे जो कॉम्पैक्ट और इजी है वो है थ्रू द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चनर। हम क्वेश्चनर बनाएंगे। तो क्वेश्चनर कितना लंबा होना चाहिए? इतना ही लंबा होना चाहिए जितना किसी को इंटरेस्टिंग लगे, और इतना ही छोटा होना चाहिए कि कोई बोर ना हो जाए, राइट? तो यू कैन आस्क मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनर। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो भी जरूरी हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। देन यू कैन एक्चुअली आस्क द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटिंग टू योर हाइपोथेसिस। आपको वो प्रूव करना है ना, तो हाइपोथेसिस से लगते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चनर बनाएं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड। बहुत सारे इंटरव्यू मेथड्स होते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू, वन ऑन वन, पैनल इंटरव्यू, राइट, स्ट्रेस इंटरव्यू। किसी के भी तरीके से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होता है थ्रू पब्लिश्ड गवर्नमेंट मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेके आए, फ्रॉम एनीवेयर, दैट इज सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आप ध्यान में रखेंगे पॉपुलेशन, which is the whole area or segment of the population which you want to study। क्या आप इंडिया को पढ़ना चाहते हैं? क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को पढ़ना चाहते हैं? क्या आप शीरपुर को पढ़ना चाहते हैं? तो व्हाट इज द पॉपुलेशन, वो एरिया को डिफाइन करो। उसके बाद एक सैंपलिंग फ्रेम बनाओ कि सपोज इफ द पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, तो वो पॉपुलेशन में से आप किसको सैंपल की तरह लेना चाहते हो, तो एक सैंपल फ्रेम और सैंपल डिजाइन वहां से आपको बनानी होगी। Thereafter you decide the statistics and the parameters, right? मापदंड जिसको आप नाप के अपने रिसर्च में उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ध्यान में रखना है कि जितनी भी आप मेहनत करें ना, एरर तो होने ही वाली है। सो वी कीप अ मार्जिन ऑफ एरर, राइट? दैट इज नोन एज सैंपलिंग एरर। एरर कई तरीके से हो सकती है, शायद मुझसे कोई गलती हो जाए, रिस्पोंडेंट से हो जाए, तो एक मार्जिन ऑफ एरर
कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। तो सैम्पलिंग एरर भी एक तरीके का एरर है जो हो सकता है, पर हम प्रिसिशन, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को ध्यान में रख के प्रिसिशन रखेंगे एंड वी विल डिसाइड द कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे तरफ से हम पूरा ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इतनी सी गलती हो तो ही उसको जाने देंगे, नहीं तो वी विल रीफॉर्मेट इट, एंड दैट इज व्हाई वी विल डिसाइड द सिग्निफिकेंस लेवल। दैट मीन्स जो लेवल हम इग्नोर कर सकते हैं, नॉर्मल इट इज 0.5% सिग्निफिकेंस लेवल, उसके बाहर का कुछ हो तो हम इग्नोर कर लेंगे। नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यू कैन गो फॉर प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज व्हेन यू द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी जज्ड। नॉन प्रोबेबिलिटी में देयर इज अ रैंडम टाइप, इसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सिंपल रैंडम, राइट? सिंपली रैंडमली यू कैन मेक अ चॉइस, और सिस्टमैटिक रैंडम कि आप सिंपल रैंडम मींस 100 का पॉपुलेशन है, आप रैंडमली किसी 5-10 को उठा लें। सिस्टमैटिक मतलब हर 10 नंबर के बाद 1 to 10 में से एक उठाए, 10 to 20 में से, ये सिस्टमैटिक हो गया। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा या सेगमेंट से, क्लस्टर मतलब एक ग्रुप से, मल्टी स्टेज मतलब यू आर यूजिंग 2-3 टेक्निक्स फॉर प्रोबेबली सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है कन्वीनियंस, अपनी सगवड़ के हिसाब से। आई विल जस्ट स्टैंड आउटसाइड अ शॉपिंग मॉल, जो भी आया जो भी गया उससे मैंने सैंपल ले लिया, मेरी कन्वीनियंस है। सेकंड कैन बी पर्पसिव एंड जजमेंटल सैम्पलिंग, मेरे पर्पस के हिसाब से, राइट? आई वांट टू कलेक्ट सैंपल डेटा फ्रॉम द यूथ, तो मैं कॉलेज के बाहर खड़ी रहूंगी, पर्पसिव, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज के बच्चे वहां से निकलेंगे तो मुझे डाटा वहां से मिल जाएगा। Quota sampling, when you have a particular limited quota, and snowball sampling is again the method of non-probability sampling. अभी डेटा आपके पास आ गया, now you will start the plan for data analysis. डेटा को एनालाइज करना है, इतना सारा डेटा होता है। So normally for a huge research work, the data or the questionnaire comes boundless, 500 से 1000 लेके हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो now get ready for data analysis. Again, keep the statistician with you. Which test you have to apply? तो पहले ओपन सोर्स फाइल में SPSS अवेलेबल था, पर ये ओपन सोर्स फाइल है, इसलिए आगे जाते जाते अभी लोग काम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में R, पाइथन, मिनीटैब, ये सारे आपको यूज करने हैं। तो जब डेटा मिले, गेट अ फील ऑफ द डेटा कि डेटा बराबर है कि नहीं, टेस्ट वेदर द डेटा इज परफेक्ट और नॉट, और वेदर द डेटा विल सपोर्ट द हाइपोथेसिस और नॉट। उसके बाद आप करेंगे उसका एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन। SPSS के शीट में जब हम फिल इन करते हैं तो वी विल डिसाइड द कोड्स, द वेरिएबल्स, एंड वी विल फिल इन ऑल ऑफ देम, ताकि हमें उसका बराबर से रिजल्ट मिल सके। अनदर थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज कि जब ये सारी चीजें करते हैं तो एक रिसर्च वर्क में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। देखो, मेरे रिसर्च वर्क में कोई पॉइंट आउट करे कि मैडम आपका रिसर्च वर्क यहाँ पे लिमिटेशन है, ये हो सकता था, इससे पहले मैं ही डिस्क्लोज कर दूंगी। एंड दैट इज व्हाई इन योर रिसर्च वर्क यू हैव टू मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं ये भी टॉपिक कवर करना चाहती थी, बट बिकॉज टाइम डिड नॉट परमिट or the area of research was becoming too extensive, so I have not included. तो limitations जो भी हो आपके रिसर्च वर्क के, उसको ध्यान में रख के लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी जरूर से बताएं। दिस इज लाइक डिस्क्लोजिंग योर ओन थिंग्स बिफोर अदर्स पॉइंट आउट। हम खुद ही बता देंगे, कन्फेस कर लेंगे कि ये मेरा लिमिटेशन था। आपके रिसर्च में ये भी बहुत जरूरी है बताना कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द स्टडी। आपने इतना स्टडी किया तो टू whom it will be beneficial? क्या गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट होगा, स्टूडेंट्स को होगा, सोसाइटी को होगा, यंगस्टर्स को होगा, किसको बेनिफिट होने वाला है? दैट ऑल्सो यू हैव टू पॉइंट आउट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फ्यूचर स्टडी? आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टरल, नाउ आई वांट टू डू पोस्ट डॉक्टरल। तो मेरे रिसर्च में मैंने एक चीज लिमिटेशन में लिखी थी, वो ही मेरा स्कोप है फॉर माय फर्दर रिसर्च।
वो रिसर्च को जो मैंने पीएचडी थीसिस में किया है उसी रिसर्च को आगे पकड़ के I will continue because the scope for future study I will mention कि अगर मैं फ्यूचर में स्टडी करना चाहूं तो ये विषय मैंने खुला रखा है, मैं इसके ऊपर फर्दर स्टडी करूंगी. So I am trying to do my post doctoral. तो पोस्ट डॉक्टरल में वही टॉपिक लूंगी जो मैंने उधर आधा छोड़ दिया है. मुझे मालूम है मैंने छोड़ा है ताकि फ्यूचर में अगर करूं. इट इज लाइक मूवीज आजकल जो बनाते हैं, राइट, एंडिंग छोड़ देते हैं, पार्ट 2 कमिंग सून, स्कोप फॉर फर्दर स्टडी. तो सेम वे वी विल आल्सो कीप अ गैप कि फ्यूचर में अगर मुझे करना हो तो मैं सीक्वल बनाऊंगी, पार्ट 2, राइट. तो कई ऐसे मूवीज आते हैं, क्रिश 1, क्रिश 2, राइट. हाँ, बाहुबली 1, बाहुबली 2. तो कैसे सोचते हुए मैं छोड़ दिया ना, ताकि लोग वेट करें कि दूसरा कब आएगा. वैसे हम भी अपने रिसर्च में ऐसा क्वेश्चन रख सकते हैं which we can explore in the future. The last part will be conclusion. Statistical test अप्लाई करेंगे. इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट से हम फिर उसका कंक्लूजन लाएंगे, राइट. निष्कर्ष जो निचोड़ होगा वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा. रिसर्च वहां पे खत्म होता है जहां पे आप अपना इनपुट दे, विच इज सजेशन. सिर्फ रिसर्च में ये पार्ट ऐसा है जो साइंटिफिक जॉनर से बाहर है, क्योंकि सजेशन आपको देना है, राइट. आपको जो सही लगे वहां पे अपना दिल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपनी सोच लगाओ, और खुद का इनपुट रिसर्च में 1% ही होता है, वो होता है सजेशन में. आप किसको क्या सजेस्ट कर सकते हो ताकि ये प्रॉब्लम से बाहर आ सके. अभी एक चीज और है आजकल के टाइम में जो आया है, प्लेगरिज्म, राइट. जब भी आप कोई भी रिसर्च करो तो यू हैव टू रन द प्लेगरिज्म टेस्ट. सवाल ये उठता है कि कौन सा टेस्ट आप रन करें. तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, राइट. आप ये टेस्ट को रन कर सकते हैं उर्कुड में, turnitin में, या तो आप कोई लाइब्रेरी में दे सकते हैं जहां पे ये लोग टेस्ट रन कर सके. पर ध्यान में रखिए, एक बार अगर आपके रिसर्च के ऊपर टेस्ट रन हो जाती है तो दूसरी बार नहीं होगी, वापस वो टेस्ट वही मटेरियल पे नहीं होती है. तो जब आपका फुल कंप्लीट हो जाए रिसर्च, राइट, उसके बाद आप जरूर से अपने रिसर्च गाइड को, अपने मेंटर को मिले. जब वो बोलेंगे कि हाँ एकदम ही परफेक्ट है, तभी आप प्लेगरिज्म टेस्ट रन कर सके. प्लेगरिज्म टेस्ट में 10% मार्जिन इज अलाउड, राइट. बाकी 10% के ऊपर होगा तो अगेन यू विल हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स, या वो नहीं अलाउ करेगा ये टेस्ट. सो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कुछ साइट कर रहे हैं, कुछ कोटेशन, कुछ कोट अनकोट कर रहे हैं कहीं से, डेफिनेशन या किसी की थीसिस में से, तो ऑलवेज पुट द राइट साइटेशन ताकि वो प्लेगरिज्म में ना आ जाए. नहीं तो 10% इज अ वेरी स्मॉल मार्जिन. 10% में तो पकड़ लेगा और हमारा तो प्लेगरिज्म टेस्ट भी रन हो गया, हमें वापस से शुरू करना होगा. So please do not run a plagiarism test till you are very sure आपका रिसर्च गाइड, आपका मेंटर बोले कि आपका परफेक्ट है, now please go ahead, right. तो एंड में ही प्लेगरिज्म टेस्ट आपको रन करना है. इसका एक सर्टिफिकेट आता है जो आपके गाइड साइन करेंगे और उनको लगेगा कि ये परफेक्ट है, तो आपके रिसर्च के साथ प्लेगरिज्म टेस्ट का रिपोर्ट अटैच होता है, एंड देन इट गोज टू द मेंटर, टू द फाइनल रेफरी. एक लास्ट चीज जो है कि रिसर्च प्रपोजल बनाना. आपने पूरा रिसर्च कर लिया, आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, राइट. तो सिनॉप्सिस मतलब एन एब्स्ट्रैक्ट, एक छोटा सा जो आप शॉर्ट में पहले रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना होता है. तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, ये प्रपोजल या तो आप सबसे पहले देंगे, रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले जाएगा, और सिनॉप्सिस उसके बाद में. जब पूरा रिसर्च हो जाए आप सिनॉप्सिस बनाओगे. तो रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है. दिस एवरीबडी मस्ट बी नोइंग बिकॉज व्हेन वी राइट रिसर्च पेपर तो पहले एब्स्ट्रैक्ट ही चाहिए. इन एनी कॉन्फ्रेंस व्हेन दे कॉल फॉर अवर रिसर्च पेपर दे आस्क फॉर दैट एब्स्ट्रैक्ट. 250 वर्ड्स का आपको पूरा निचोड़ डाल के उसमें डाल देना है कि टॉपिक क्या है, क्यों है, आपने कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया, क्या किया, कंक्लूजन. 250 या 300 वर्ड्स में, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट, राइट. उसके नीचे कीवर्ड्स होते हैं 4-5. Keywords are those words which will reflect the whole study. कि आपने कौन सी टॉपिक पे क्या किया है, ये तो 3-4 कीवर्ड्स होने चाहिए. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, आपका टॉपिक समझाए, फिर व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर द स्टडी,
आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो अभी तो, कि आपके दिमाग में क्या है कि मैं कैसे स्टडी करूंगी, मैं प्रॉब्लम कौन सा लूंगी, ऑब्जेक्टिव कौन सा लूंगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या करूंगी, मैं गैप कहां से निकालूंगी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें आपको रिसर्च प्रपोजल में देनी है। अगर रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद शायद, आई डोंट नो अबाउट योर यूनिवर्सिटी, पर कई यूनिवर्सिटीज में इसका रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन होता है। अगर प्रेजेंटेशन हो जाए एंड द डीसी कमिटी एक्सेप्ट्स इट, तो आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं बताना है कि मैं ये टेस्ट रन करूंगी या वो टेस्ट रन करूंगी, आपको सिर्फ एक रफ आइडिया होना चाहिए, राइट? कि आप जब रिसर्च करोगे तो विथ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू विल रन, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट, विच इज एप्लीकेबल टू योर स्टडी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू विल हैव टू रन द नॉर्मेलिटी टेस्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि विच टेस्ट इज एप्लीकेबल टू योर स्टडी, वेदर इट इज कोरिलेशन, मल्टी रिग्रेशन, अवनोवा टेस्ट, जो भी टेस्ट हो, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, राइट? तो जो भी टेस्ट एप्लीकेबल हो उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन दिस। तो हमेशा एंड में याद रखें, साइटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फुटनोट, लास्ट में बिब्लियोग्राफी is equally important, because in future also anybody wants to check the references, तो वो ये references check कर सकते हैं। They can also cross verify the accuracy, and that is why this is very, very important. So dear friends and dear listeners, I think on that note, this was just a trailer of how a research can be done. This whole seminar can be done, which can be conducted workshop for 3 days या 1 day. तो आप सोचिए, हमने 1 घंटे में कैसे रोल ओवर करके, I've just shown you what are the importance and how you can include everything in a research work. I'm very thankful, sir, to principal sir, to madam, to all the dignitaries on the panel, जिन्होंने इतना मुझ में विश्वास रखा और मुझे ये opportunity दी। Thank you so much, sir, for calling me aboard, and I am free to answer the questions. And थैंक यू मैम, बहुत ही मीठी प्यारी वाणी से आपने मार्गदर्शन किया। ऐसा लग रहा था कि जी न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। इतनी मीठी वाणी, नॉन स्टॉप और शुद्ध हिंदी, हम सब ये समझ में आ गया है सभी शोधार्थियों को। धन्यवाद मैडम। इसके बाद हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीएम पाटिल सर, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं मैडम। यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन आए तो हैरा मैडम से मैं विनती करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हैरा मैडम गोळा करता, हँड रेस करो, करून घ्या तुम्ही गोपीचंद आहे ते मॅडम कडे ठेवायला जागा नाही घेऊन. Thank you so much, Dr. Purvi ma'am, for Thank this you. enlightful session. Your words on research method has helped us to acquire new knowledge and explore more into the subject. I have one question, ma'am. How can we apply different methods such as ANOVA, regression, correlation between two variables in our research? त्यांच्याकडे ठेवायला जागा नाही ना. Madam, as far as application of statistical test is concerned, statistical application जो भी करना है वो हम पहले से तय नहीं कर सकते, हमारा रिसर्च तय करता है। मैं अगर हाथ में एक दवाई लेके पूछूं कि मैं ये दवाई ले लूं कि नहीं, तो उसका जवाब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मुझे वो बीमारी है कि नहीं। Yes. So the point in going to a statistician is कि आपका रिसर्च, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी हाइपोथेसिस, आपका फ्रेमवर्क क्या है, उस हिसाब से आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे सोच के नहीं बैठ सकती कि मेरा रिसर्च ऐसा है तो मैं अवनोवा अप्लाई कर दूं, मैं मल्टी रिग्रेशन या कोरिलेशन टेस्ट रन कर दूं या काई स्क्वायर टी टेस्ट। तो देयर आर डिफरेंट, दिस डिपेंड्स कि आपके कितने सेगमेंट्स है, आपका प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है, और उस हिसाब से इफ इट इज टाइम सीरीज तो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जो भी एप्लीकेशन होगा मैडम, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर थरो रिसर्च वर्क।
हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि लेट अस अप्लाई अबनोवा टू दिस या लेट अस अप्लाई इवन इन सोशल साइंसेस। हर एक रिसर्च अलग है, हर एक रिसर्च का डिजाइन अलग है, हर एक रिसर्च का हाइपोथेसिस अलग है, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर एवरीथिंग इज डन देन वी कैन नो कि विच स्टेटस, फिर कौन सी दवाई उसके ऊपर लागू पड़ेगी वो उसके बाद हम तय कर सकते हैं मैडम। Thank you so much, ma'am. We will definitely looking forward for such a nice sessions in future also, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक ma'am. यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करें, चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहिए तो। सर आई हैव पुट इन माय नंबर आल्सो, बाद में भी अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम फिजिकली टू योर कॉलेज समडे। ओके मैम, ओके मैम। और इतने माननीय लोगों को मिलने के लिए भी आई एम रियली, सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार मैंने हिंदी में कुछ किया है, so I hope my Hindi was not that bad, because normally I'm used to speaking only in English, but I have tried my best and I hope I have not disheartened anybody. और जितना मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ, I think I have done in my best. So thank you so much for calling me, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसके बाद हमारे प्राचार्य डॉक्टर वीएम पाटिल सर जी, उनसे मैं विनती करता हूँ कि आप अपने मनोगत अध्यक्षीय समारोह करें। ओके, नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके, सो आज के रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज द नेशनल वेबिनार। इसलिए हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर तुषार जी रंधे, देन द प्रेसिडेंट जिला परिषद धुळे, देन सेक्रेटरी नाना साहेब निशांत जी रंधे, देन ट्रेजरर ऑनरेबल आशाताई रंधे, एंड पूरी पृथ्वी घुमा के हमको लाई है, जहाँ पूरा बगीचा ही खिला दिया है, वो हमारे आज के रिसर्च गाइड डॉक्टर पृथ्वी कोठारी मैडम। पूर्वी कोठारी मैडम, sorry. So I am very happy to be here again to express my vote of thanks to you, because I know Marathi, I know Gujarati, I know number of languages. I am a multilingual person. એટલે હું તમને એકદમ શુરુમાં કીધું કે જય શ્રી કૃષ્ણ. And Surat is not far away from Shirpur. It is 200 kilometers. And madam, I promise you on the behalf of my institution and my college, whenever we will be in need of your guidance, your physical, you can say once again, presence here in this college, definitely I promise you we will call here for your wonderful lecture. Purvi madam gave number of, you can say once again, topics or subjects. For example, then literary, then literature, history, humanities, science, commerce, engineering, and all others. The number of parameters they are there. And according to the parameters, it is depend upon that particular student and the guide. What kind of parameters they have set for that particular research or that particular research topic. That is very important. And as madam said, number of things. Actually, meanwhile, I could not listen a few minutes lecture because of my administrative work. And I am extremely sorry for that, Purvi madam. I understand, sir. But number of responsibilities shouldered by these people to me. And therefore, I have to do all these things. Okay. Then it is again depend upon the guide, then the student, then the universities, and number of steps given by madam, and she explained in a wonderful way, in a wonderful manner, with her musical voice. And definitely, okay, definitely I know
what is the pitch of voice. No, Purvi madam, it's so wonderful, it's a lovely, and definitely it would be probably very helpful to the coming generation or the students or research students, definitely. એન્ડ હવે હું શું કહું, આ તો બધા વન્ડરફુલ લેક્ચર તમે આપ્યું. આ તો તમે સુરતના છે એટલે મારે ગુજરાતીમાં બોલવું જ પડે મેડમ. અમે બહુ બહુ આપના આભારી છે. એન્ડ ડેફિનેટલી અમને જ્યારે જ્યારે જરૂરત હશે ત્યારે ત્યારે તમને અમે બોલાવશું. અને આ ચાન્સ તમે અમને આપો. અમે અમારી સંસ્થા આ આવનારા ગેસ્ટ જો બધા લોકો છે એમના આવ ભગતમાં બહુ બહુ યા ઠिकाणी બધા જૂટી જાય છે અને મજા આવે છે. થેન્ક યુ મેડમ. એઝ આઈ સેડ, you have already, you can say once again, spread that particular, you can say once again, complete, you can say once again, garden, what I can say, a single rose, no. And wonderful, you can say, lecture on this research methodology. Thank you madam, on the behalf of my college. Okay, and definitely once again I am very much thankful. हमारे चौहान सर ने कहा जैसे आप मतलब you are just, you can say once again, reading that particular, you can say, bulletins, and really we felt, no, whatever, even our one of the you can say once again trustees, no, she said, हमारी जो माँ के जैसी है यहाँ पर कॉलेज की आशा ताई जी, उन्होंने लेक्चर सुना और यहाँ आके मुझे बोली है, देखो अभी मैंने इंग्लिश भी कर दी, अभी गुजराती भी हो गई, अभी हिंदी भी हो गई. तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया मैडम बोल रही है, मतलब उन्होंने आपका लेक्चर सुना है. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू मैडम. Thank you so much, sir. I am humbled by your words. Thank you so much, sir. Looking forward to come to your college and deliver a session or a workshop soon. Thank you so much for this opportunity. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर, थैंक यू. इसके बाद हमारे इस नेशनल वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर एमजे वर्मा मैडम जी कुछ शब्द कहना चाहते हैं. मैं मैडम से विनती करता हूं कि आप अपने शब्द रखें. हेलो मैम, आपके बारे में तो अब क्या कहूँ, है ना. मैंने सूरत में ही, जब अहमदाबाद में रिफ्रेशर में मिली थी तभी मैं सोच लिया था कि एक बार तो भी क्यों ना हो मैडम को मैं व्याख्यान के लिए. ऑनलाइन तो अभी बोलना पड़ा, मैं कब से इंतजार तो ऑफलाइन का कर रही थी मैडम, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और जल्दी से जल्दी मुझे ये प्रोग्राम करना था, इसलिए मैं ऑनलाइन करी. और सभी को रिस्पॉन्सेस तो बहुत अच्छे मिला है और सभी को बहुत पसंद आया है. और आपकी बोली भाषा तो जो म्यूजिक में बोलते हैं ना, वैसा ही हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी वैसा ही बोला है कि वहाँ वक्त कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला और किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि कब खत्म हो रहा है, कब क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा हो रहा है कि मैडम बोलते जाए और हम सुनते जाए. तो मैडम, हमारी कॉलेज की एक परंपरा रही है कि जब कॉलेज व्याख्यान अपना पूरा हो जाता है तो एक अप्रिशिएट का लेटर दिया जाता है. तो वो आपको ऑफलाइन तो हम दे नहीं सकते, ऑनलाइन ही आप स्वीकार करें, ये आपको मैं विनती करती हूँ. और ये एक अप्रिशिएट का आपका लेटर है. आपने बहुत बहुत बढ़िया और समग्र बिल्कुल पूरा एक भी पॉइंट आपने छोड़ा नहीं है, सब पॉइंट आपने कवर करा. टाइम कमिंग था फिर भी आपने अच्छे से करा सर. ठीक है, बोला मैडम. वर्मा मैडम. हाँ, और बोला सर. हाँ मॅडम, हाँ, आपण पूर्वी मॅडम यांना ऑफलाइन पण पाठवणार आहोत. वी आर सेंडिंग यू ऑफलाइन दिस सर्टिफिकेट मॅडम. ओके ओके डोंट वरी मॅडम. ओके ओके आई हाँ ओके, थैंक यू. ओके. हाँ मैम, मोमेंटो बुके या आपका स्वागत सत्कार ये ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, अभी ऑनलाइन दिया है और ये आपको ऑफलाइन भी भेजा जाएगा. और मैं कन्वीनियर के हिसाब से आपके बहुत 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 आभारी हूँ मैम. और जल्दी से जल्दी आपका आगमन शिरपुर में होए, इसलिए हम वो तैयारी में रहेंगे. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. बहुत ही कम समय में रिसर्च मेथोडोलॉजी जो अब प्रोफेसर, रिसर्च स्टूडेंट सबकी आवश्यकता है, इस विषय पर सविस्तर से आपने मार्गदर्शन किया. इसलिए हम महाविद्यालय की ओर से और इतिहास विभाग की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर DL पवार सर जी, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप उपस्थित सभी मान्यवरों का एवं सहभागियों का वोट ऑफ थैंक्स करें। हेलो, किसान विद्या प्रसारक संस्था SPDM College Shirpur, organized by Department of History. The president of the webinar on today's research methodology, Dr. Tusharji Rande sir, accepted the position of president and gave valuable guidance. I thank them on behalf of the department. The keynote speakers of this webinar is Honorable Dr. Purvi Kothari Madam, give in depth guidance on research methodology. Ma'am, I thank you on behalf of the Sanstha, on of the college and on of the Department of History. I would like to thank Honorable Ashatai Rande, Honorable Nishanji Rande, and Honorable Rohitji Rande. I would like to thank the main organizer of this webinar, our college principal, Dr. VM Padil sir, the vice principal of the college, Dr. FM Babul sir, Professor PG Pardi sir, and Professor ST Thakre sir. We would also like to thank all participating professors, researchers, teaching and non-teaching staff, students for making this event a success. I special thank coordinator ICAC, Dr. Bakkad sir, and technical support team, Dr. Lakhan Chaudhary sir, Professor Solanki sir. Announces that the event is over with the permission of the Honorable President. Thank you. थैंक यू सर। सभी सहभागी प्रोफेसर और रिसर्च स्टूडेंट को फीडबैक ग्रुप पर भेजी जाएंगी। थैंक यू।